हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज के वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है पैरोल। अपनी पिछली वीडियो में हमने परिवीक्षा को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पैरोल। एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल परिवीक्षा की तरह ही। नाम से ऐसा लगता है कि परिवीक्षा और पैरोल एक ही हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। पैरोल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसको आगे डिस्कस करने से पहले इसका सिंपली मीनिंग समझ लेते हैं। तो सिंपल इसका मीनिंग अगर हम बात करें तो जेल में बंद कैदी को टेम्पररी टाइम के लिए छोड़ना होता है। यानी कि कोई कैदी, कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसको आप कुछ शर्तों पर टेम्पररी टाइम के लिए रिहा कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसे कहा जाता है पैरोल। ठीक, और उन शर्तों को मानने के बाद ही उसको छोड़ा जाता है, जो भी शर्तें उस पर लगाई जाती हैं। पैरोल पूरी तरीके से उपचारात्मक, यानी कि जो आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, जिसमें रोगी की तरह माना जाता है एक व्यक्ति को, एक अपराधी को, उसका उपचार किया जाता है। जैसे डॉक्टर उपचार करता है रोगी का, ये माना जाता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी में। उसी तरीके से पैरोल भी आपकी उपचारात्मक पद्धति का ही एक तरीका है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जिस व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? उसे कहा जाता है पैरोली। और पैरोल पे छोड़ने का काम कौन करता है? आपका पैरोल बोर्ड करता है। इसके लिए एक अलग से पैरोल बोर्ड बनाया गया है, वही उस किसी व्यक्ति को, जो कैदी है, उसको पैरोल पे छोड़ती है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब आज की वीडियो में इसको समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके मेन पॉइंट कि क्या क्या हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट, यानी उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसमें क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं। अब देखो, किसी भी चीज़ में मेरिट है तो उसमें डिमेरिट्स भी होंगे, है ना, दोष भी होंगे, और केस लॉ। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको इसका सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग समझाया कि पैरोल होता क्या है। मैं यही आशा करती हूँ कि आपको इसका मीनिंग तो समझ आ गया होगा। बट अब हम यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे। तो सिंपली अगर हम इसकी एक लाइन में अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी कारागार से कारावासी को मुक्त करना। अभी तो हमने पढ़ा कि रिहा करना होता है टेम्पररी टाइम के लिए पैरोल में। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो पैरोल में किसी अपराधी को इस शर्त पर मुक्ति दी जाती है कि अगर उसने, जिन शर्तों पर उसे मुक्ति दी गई है, उसने उन शर्तों का उल्लंघन किया, उन शर्तों का वॉयलेशन किया, तो उसको, जो भी वो अपराध उसने किया है, उसको वापस से दंड, मतलब दंड जो वो भुगत रहा है, वो उसको फिर से भोगना पड़ेगा। यानी कि मूल दंड से उसको दंडित किया जाएगा। तो कुछ शर्तें लगा दी जाती है पैरोल में, और अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो वापस से उसको जेल भेज दिया जाता है। कुछ टेम्पररी टाइम के लिए उसको वहाँ से रिलीज़ किया जाता है, रिहा किया जाता है जेल से। तो सिंपली मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, वैसे तो सबने कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी है, बट यहाँ पे हम दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक है इलियट की और दूसरी है डोनाल्ड टेफ्ट की। इलियट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि अपराधी की कारावास से, जिस कारावास में उसको बंद करके रखा है, उस कारावास से समय की अवधि से पहले ही मुक्ति को पैरोल कहते हैं। अब समय अवधि का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जितने टाइम के लिए किसी व्यक्ति को जेल में बंद रखा गया, मान लीजिए 2 साल के लिए रखा गया है, या 6 महीने के लिए रखा गया है, या कई वर्षों के लिए रखा गया है, तो जितना भी टाइम के लिए उसे जेल में रखा गया है, उस टाइम से पहले ही उसको मुक्त करने को ही पैरोल कहते हैं। सिंपल बिल्कुल मीनिंग में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो इलियट ने दी है। तो कारावास से मुक्ति होने के लिए जो टाइम फिक्स था, उस फिक्स टाइम से पहले ही अगर किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पैरोल।
नेक्स्ट है आपके डोनाल्ड टैफ्ट। इन्होंने बहुत ही सिंपली इसकी डेफिनेशन दी है और ये बोलते हैं कि पैरोल में कारावासी को मुक्त करने का एक तरीका होता है। मतलब कि पैरोल को कारावासी की मुक्ति का एक इन्होंने तरीका बताते हुए कहा कि इसमें उस पर कुछ कंट्रोल लगा दिए जाते हैं। जो व्यक्ति पैरोल पे छोड़ा जाता है उस पर नियंत्रण लगा दिए जाते हैं, कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि वो समाज में सामाजिक संबंध स्थापित करने में उसको छूट मिल सके। मतलब वो बाहर जाके एक सिंपल लाइफ जो है वो जी सके दूसरे लोगों की तरह जो बाहर सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दोनों ने एक ही कही है। इन्होंने भी मुक्ति का एक तरीका बताया है और इन्होंने भी पैरोल को एक तरीके की मुक्ति कहा है। तो दोनों जो हैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इनको समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसका उद्भव और विकास। ठीक, उद्भव और विकास समझेंगे। तो देखो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, जो पैरोल है इसकी शुरुआत कब से हुई। तो कारावास की अवधि खत्म होने से पहले ही कारावासियों की रिहाई जो है वो पहले से ही होती आ रही है। मतलब प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि जिन लोगों को कोई सज़ा सुना दी जाती थी उनके फिक्स टाइम के लिए, जब तक के लिए उनको सज़ा मिलती थी, उस फिक्स टाइम से पहले ही उनको मुक्त कर दिया जाता था। तो इस तरीके की पद्धति हमें प्राचीन काल में भी मिलती है। वर्षों पहले कुछ विशेष खुशी के अवसरों पर कैदियों को रिहा कर दिया जाता था, है ना, पहले भी ऐसा होता रहा है। फिर एक फ्रांसीसी क्रांति के बुद्धिजीवी नेता थे मिराबू। उन्होंने 1791 में क्या किया, इस बात का विचार रखा, मतलब उन्होंने एक तरीके से इस बात की सलाह दी कि कारागार से बंदियों को श्रम, अनुशासन और पुरस्कार के रूप में थोड़ी सी मुक्ति दे देनी चाहिए। मतलब जो लोग कारागार में बंद हैं, जो लोग जेल में बंद हैं ना, उनको हमें थोड़ी सी मुक्ति दे देनी चाहिए। उन्होंने अपना ये विचार कब रखा था, 1791 में। और ये थे फ्रांसीसी नेता, ये एक फ्रांसीसी क्रांति के नेता थे। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद जब फ्रांस में इस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई तो धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया, जैसे स्पेन, है ना। स्पेन में कर्नल मोंटेसिनोस, कौन, कर्नल मोंटेसिनोस, कर्नल मोंटेसिनोस थे स्पेन में। अब इन्होंने कारावासियों को मुक्त करने के लिए ये नीति अपनाई कि जिन कैदियों ने कारागार में 2/3 सज़ा पूरी कर ली है, मतलब 2/3 सज़ा अगर वो काट चुके हैं कारावास में, जो उनको सज़ा सुनाई गई है, तो उनको मुक्त कर दिया जाए। इन्होंने इस तरीके का विचार रखा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके जो है पैरोल की व्यवस्था को अपनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी पैरोल और परिवीक्षा जैसे जो आपके साधन हैं उपचारात्मक पद्धति के, वो अपनाए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने परिवीक्षा को डिस्कस किया था, प्रोबेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या समझा था कि जो परिवीक्षा है वो हमारी उपचारात्मक पद्धति का एक तरीका है ना, जिसमें कैदी को सुधरने का एक मौका दिया जाता है। बिल्कुल सिंपली उसी की तरह जो पैरोल है, पैरोल में भी जो व्यक्ति जिसको हम पैरोली बोलते हैं, जिसको पैरोल पे छोड़ा जाता है उसको पैरोली कहा जाता है, तो उसको भी सुधरने का एक मौका ही तो दे रही है ना, मौका ही तो दे रही है हमारी जो दंड व्यवस्था है, जो हमारा पनिशमेंट का पूरा सिस्टम है, तो उसमें भी इसको एक मौका दिया जा रहा है। परिवीक्षा में भी मौका दिया जा रहा है, पैरोल में भी एक मौका दिया जा रहा है सुधरने का। तो दोनों ही जो तरीके हैं वो इंडिया में आप देख सकते हो, और पिछले कई वर्षों से ये हमारे देश में लागू हैं, लेकिन इसका जो विकास है ना वो थोड़ा सही ढंग से नहीं हो पाया है इंडिया में। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि लोग पैरोल और परिवीक्षा दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने अगर प्रोबेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखकर आप इसको भी अच्छे से समझ पाओगे कि पैरोल क्या होता है, और वहाँ मैंने प्रोबेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, आगे डिस्कस करने से पहले हम एक बार इसके थोड़े से प्रकार देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की होती हैं पैरोल। तो देखो, मेजरली अगर हम बात करें तो पैरोल जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी अभिरक्षा पैरोल, अभिरक्षा पैरोल जिसे हम बोलते हैं कस्टडी पैरोल, और दूसरी होती है आपकी रेगुलर पैरोल जिसे बोलते हैं हिंदी में नियमित पैरोल। तो नियमित पैरोल को बोलेंगे रेगुलर पैरोल और कस्टडी पैरोल को बोलेंगे अभिरक्षा पैरोल। अब यहाँ पे अगर मैं कस्टडी पैरोल की बात करूँ तो जो कस्टडी पैरोल होती है इसका मतलब एक ऐसी पैरोल होती है जिसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाता है तो बहुत बड़े कारण पे छोड़ा जाता है, बहुत बड़ा कारण है तो कुछ घंटों के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी परिवार में किसी सदस्य की शादी वगैरह है ना, तो आदि
ये सब जो हैं ये कारण होते हैं कस्टडी पैरोल में छोड़ने के। बहुत बड़ा कारण है ना, बहुत बड़ा कारण। और केवल कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ा जाता है। इसमें पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के साथ जाते हैं, पैरोली के साथ जाते हैं और काम पूरा होने पर उसको वापस ले आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर पैरोल की, जो हम नियमित पैरोल भी जिसे कहते हैं, तो रेगुलर पैरोल में ऐसे नहीं छोड़ा जाता। रेगुलर पैरोल में जो पैरोली होता है उसमें कुछ फिक्स टाइम के लिए कुछ शर्तों पर पैरोली को रिहा किया जाता है। लेकिन इसमें पैरोल बोर्ड की अपनी विवेकीय शक्ति होती है, वो उसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, है ना। ये एक विवेक पर छोड़ दिया गया रेगुलर पैरोल का कार्य है। लेकिन कस्टडी पैरोल में तो बहुत बड़े कारण पर ही उसको छोड़ा जाता है। यहाँ पर जो आपकी रेगुलर पैरोल है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं और फिक्स टाइम के लिए। लेकिन इस पैरोल में पैरोल बोर्ड के पास अपनी विवेकीय शक्ति, ध्यान रखना इस बात को, अपनी विवेकीय शक्ति होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो पैरोल है, पैरोल का हमने इतना कॉन्सेप्ट समझा, हमने उद्भव विकास देखा, डेफिनेशन समझी, सब समझा। अब हम पढ़ेंगे इसकी शर्तों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्तों के बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। अब देखो, जब किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाता है तो कोर्ट किस तरीके का प्रतिबंध, क्या क्या शर्तें किसी व्यक्ति पर लगा सकता है। तो सबसे पहले वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, है ना, मतलब शराब वगैरह नहीं पिएगा या और कोई नशीले पदार्थ है उनका सेवन वगैरह नहीं करेगा, जुआ घर में नहीं जाएगा, तो ये भी शर्त लगाई जा सकती है। दूसरा, वो अस्त्र शस्त्र साथ नहीं रखेगा, शिकार के लिए नहीं जाएगा। अस्त्र शस्त्र मतलब जैसे बंदूक वगैरह है या और कोई दूसरे जो भी आपके हथियार वगैरह है वो साथ नहीं रखेगा। तीसरा, असामाजिक तत्वों से दूर रहेगा, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जो समाज में शांति भंग करने के उसमें लगे रहते हैं कि किस तरीके से समाज की, सोसाइटी की शांति को भंग किया जाए, तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट से वो दूर रहेगा। चौथा, वो व्यक्ति देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा और राज्य की परमिशन के बिना अगर उसे स्टेट से बाहर जाना है तो वो राज्य की परमिशन से ही जाएगा। ये कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा वो बिना परमिशन के कोई भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है तो उसको उधार वगैरह नहीं खरीदेगा, किश्तों पर नहीं खरीदेगा, ये सब चीज़ें। और अगर वो चाहे तो कोई निवास कर रहा है या कहीं पे नौकरी अगर वो कर रहा है तो उसकी नौकरी में या उसके घर वगैरह के स्थान में अगर कोई चेंज हो जाए, जैसे उसका एड्रेस चेंज हो गया या नौकरी में उसकी कोई चेंज हो गया, तो वो पहले सूचना देगा इसकी संबंधित अधिकारियों को, तभी वो उसमें बदलाव करेगा अपनी नौकरी में या अपने निवास में। तो ये कुछ शर्तें जो हैं पैरोल में लगाई जा सकती हैं। अच्छा, शर्तें लगा दी पैरोल में, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ उद्देश्य भी तो होगा। तो पैरोल के जो उद्देश्य होते हैं वो बेसिकली कुछ उद्देश्य होता है, जैसे मान लो पारिवारिक संबंध है उनको बनाए रखना, है ना, उनको बचाए रखना। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसके साथ अपनी फैमिली के सारे कॉन्टैक्ट टूट जाते हैं। तो पैरोल का सबसे मेन पर्पज़ यही है कि पैरोली के अपने परिवार से संबंध बने रहें, है ना। सबसे पहले परिवार से संबंध, तो पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, जेल के बुरे प्रभाव से, है ना, जेल में जो गंदा वातावरण मिलता है उसके बुरे प्रभाव से व्यक्ति को बचा लिया जाता है एक तरीके से पैरोल में। तीसरा, जिस व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाता है उसमें आत्मविश्वास बना रहे, आत्मविश्वास। तो तीसरी चीज़ हो गई आपकी आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास बना होना चाहिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो वो यही तो सोचता है कि पता नहीं सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो कैदी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखने के लिए भी पैरोल पे छोड़ा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके उद्देश्य के लिए। ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम आएंगे इसके गुण पर कि पैरोल के गुण क्या होते हैं, है ना। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस व्यवस्था के गुण की, तो देखो सबसे पहले अनुशासित रहना। अनुशासित रहने का मतलब जिस व्यक्ति को आप पैरोल पे छोड़ रहे हो, जो व्यक्ति जिसको आप पैरोल पे छोड़ रहे हो या उसको रिहा कर रहे हो, तो उसके रिहा होने की आशा में जो कारावासी होते हैं उनको कारागार में अनुशासन बनाने की प्रेरणा मिलती है। मतलब वो अच्छे से वहाँ पर रहें, किसी के साथ झगड़ा वगैरह ना करें। अब जब वो इतना अच्छा अपना मैनर्स बना कर रहेंगे वहाँ पे, तो कारागार की जो समस्याएं हैं जैसे झगड़े की, लड़ाई की, वो समस्याएं थोड़ी सी दूर हो जाएंगी काफ़ी हद तक, और जो भी अनुशासन संबंधी समस्याएं हैं वहाँ पर वो भी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा गुण इसका ये माना जाता है। दूसरा है दूषित वातावरण से मुक्ति मिल जाती है। जो कारावासी होता है जिसको जेल में बंद करके रखा हुआ है उसको वहाँ के गंदे वातावरण से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है अच्छा जीवन। अब जिस व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाता है तो उसको अच्छा जीवन बिताने की प्रेरणा मिलती है ना। वो क्या करता है, आत्म सुधार की प्रेरणा से जो है पूरी तरीके से भर जाता है और उसे अपने अंदर सुधार करने की बात जो है उसके अंदर जागृत हो जाती है।
चौथा है आर्थिक भार में कमी। अब जब पैरोल व्यवस्था में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैरोल पे छोड़ा जाएगा तो सरकार का जो खर्च हो रहा है, जो भी कैदियों पर जो भी खर्च करना पड़ता है सरकार को, वो खर्च कम हो जाएगा। तो इसलिए भी ये व्यवस्था को अच्छा माना जाता है पैरोल को। अब गुण पढ़ने के बाद हम आते हैं इसके दोष पर। अब पैरोल के कुछ दोष भी हो सकते हैं। जब हमने मेरिट्स पढ़े हैं तो डिमेरिट्स भी हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले पूर्ण सूचनाएं प्राप्त ना होना। देखो, पैरोल पे छोड़े गए जो अपराधी होते हैं उनको पूरी सूचना और सुधार की सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ऐसा माना जाता है इस व्यवस्था में कि उनको पूरी सूचना नहीं मिल पा रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, सही व्यवहार में कमी। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जेल में सही व्यवहार रखने वाले अपराधी समाज में भी अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया कि जो जेल में तो अच्छा आचरण कर रहा है बट बाहर जाके सोसाइटी में जाके वो फिर से कोई ऑफेंस कोई क्राइम करेगा। तो ऐसी व्यवस्था को देखते हुए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये व्यवस्था पूरी की पूरी तरह से ही अच्छी है। तो सही व्यवहार में कमी भी देखी जा सकती है कि अपराधी के। तीसरा है अपराधी में हीन भावना आ सकती है ना, क्योंकि हो सकता है कि समाज में अब लोग उसे इस तरह का सम्मान ना दे जैसा कि पहले उसको दिया जा रहा था जब वो जेल में बंद था या जब उसने अपराध नहीं किया था। तो अपराधी में हीन भावना आ सकती है, ये भी इसका एक दोष माना जाता है। चौथा इसका दोष ये है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जो पैरोल अधिकारियों की उदासीनता के कारण भी ये जो पद्धति है ये असफल रही है। तो इसकी असफलता का एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा अब करप्शन बढ़ गया है, भाई भतीजावाद बढ़ गया है और जो पैरोल अधिकारी हैं जिनके ऊपर व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ने का काम सौंप दिया गया है, पैरोल बोर्ड बनाया जाता है, वो बोर्ड ही किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ता है। तो जब ये अधिकारी ही अपने काम के प्रति उदासीन रहेंगे तो ये व्यवस्था भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इसके गुण हमने पढ़ लिए, इसके दोष हमने पढ़ लिए। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे केस लॉ। केस का नाम है अवतार सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। ये 2002 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर किसी भी कैदी को पैरोल पर छोड़ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, मतलब एक प्रशासनिक कार्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत उसे स्थायी रूप से कारागार की जो कस्टडी होती है, जो अभिरक्षा होती है, उससे मुक्त किया जाता है, जो उसके निरोध की अवधि को निलंबित नहीं करता बल्कि उसे कारागार से सशर्त मुक्ति देता है। मतलब कि इसमें सिंपली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जाता है तो जिस टाइम के लिए उसकी सज़ा फिक्स हुई थी, मान लो उसकी सज़ा 2 साल के लिए फिक्स हो गई, तो वो सज़ा जो है वो उसकी ख़त्म नहीं होती बल्कि उसे कुछ शर्त पर सिर्फ उस कारागार से जो सज़ा वो भुगत रहा है उससे उसको कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया जाता है। और अगर वो उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो फिर वापस से उसको जेल में भेज दिया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। बेहद इम्पॉर्टेंट केस है पैरोल के लिहाज से। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा ओवरऑल पैरोल को। बट अब हम जो है ना इसमें लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि पैरोल और परिवीक्षा में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें पैरोल की, तो जो देखो पैरोल है ना, तो पैरोल को क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको पैरोल पे छोड़ना है तो वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा आपका पैरोल बोर्ड। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है पैरोल और परिवीक्षा में। जबकि अगर हम बात करें परिवीक्षा की तो उसमें छोड़ने का काम कौन करता है? कौन कर रहा है छोड़ने का काम? न्यायालय का। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि अगर किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पे छोड़ना है तो उसको छोड़ने का काम न्यायालय करता है। उसके लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं बनाया जाता जैसे पैरोल बोर्ड में बनाया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है आपका कि जो परिवीक्षा होती है उसमें दंड का निलंबन आप उसे कह सकते हो, जबकि पैरोल जो है वो उस कारावासी को दिया जाता है जिसने अपनी सज़ा का कुछ भाग भोग लिया है। कैसे? हमने क्या समझा था परिवीक्षा में? हमने समझा था कि परिवीक्षा में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है जिसने किसी अपराध को किया है और उसको इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि अगर तुमने इन शर्त का उल्लंघन किया तो तुमको सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कोर्ट ने अभी आपकी सज़ा तय नहीं की है। और पैरोल में कैसा होता है कि कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा है, कैदी है, जेल में बंद है, आप उसको पैरोल पे छोड़ रहे हो, वहाँ पे भी आप पर कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं। बट यहाँ पे जिस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है वो सज़ा अपनी काट रहा है ऑलरेडी। तो ये इसमें दूसरा डिफरेंस हुआ। बोर्ड और कोर्ट का डिफरेंस हम समझ ही चुके हैं। तीसरा है जो परिवीक्षा होती है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों कहा गया है इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग?
क्योंकि इसमें सारा का सारा काम आपका कोर्ट करता है, कोर्ट ही आपको छोड़ता है, कोर्ट ही आपको सज़ा सुनाता है। बट अगर हम बात करें पैरोल की, तो इसमें ये पूरी तरह से आप इसको जुडिशियल प्रोसीजर नहीं कह सकते, आप इसको पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया नहीं कह सकते, आप इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कह सकते हो, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर आप कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि उसमें जो छोड़ने का काम है पैरोल पर, वो एक बोर्ड कर रहा है, एक पैरोल बोर्ड कर रहा है, कोर्ट आपको पैरोल पे नहीं छोड़ रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अगर मैं समानता की बात करूं तो दोनों में समानता ये है कि दोनों में ही आप देख सकते हो कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा रहा है, और दोनों ही आपके उपचारात्मक पद्धति का एक तरीका है। उपचारात्मक पद्धति है ना, जो आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है ना, उसका एक तरीका है, क्योंकि दोनों में ही कैदी का एक तरीके से उपचार किया जा रहा है, दोनों में ही सुधरने का उसको मौका दिया जा रहा है, ताकि वो सोसाइटी में जाकर अच्छे से अपनी लाइफ को ऐसे ही जी सके जैसे दूसरे नागरिक जी रहे हैं। तो ये हम समझे, समानता हम समझ चुके हैं। बट समानता भले ही हो, लेकिन डिफरेंस भी बहुत सारे हैं, है ना। अभी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ में और जो भी कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।